नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक को गिनना कितना बड़ा और मुश्किल काम हो सकता है? आज हम भारत की जनगणना की इसी विशाल दुनिया में उतरेंगे। इसके इतिहास से लेकर इसके भविष्य तक सब कुछ जानेंगे। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब बहुत ही पेचीदा है। ये सिर्फ लोगों को गिनने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जरिया है कि एक देश के तौर पर हम सब कौन हैं। तो ये इतना बड़ा काम आखिर होता कैसे है? चलिए, सबसे पहले इसी प्रक्रिया को समझते हैं। जब हम कहते हैं जनगणना, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? तो जनगणना का मतलब सिर्फ सिर गिनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके तहत हर एक व्यक्ति के बारे में सामाजिक और आर्थिक जानकारी एक तय तारीख पर जमा की जाती है। और भारत में ये पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। अच्छा, तो इतना बड़ा काम करता कौन है? इसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंदर आने वाले भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के दफ्तर की होती है। आपको पता है, भारत में जनगणना का एक बहुत लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है, जिसकी जड़ें औपनिवेशिक काल तक जाती हैं। चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ ये कैसे बदला है। ये टाइमलाइन एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, 1872 में पहली बड़ी कोशिश हुई, लेकिन वो गैर सिंक्रोनाइज्ड थी। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर गिनती हुई। जो असली आधुनिक जनगणना थी वो 1881 में शुरू हुई, जो सिंक्रोनाइज्ड थी, यानी पूरे देश में एक साथ। फिर आया 1921, एक बहुत ही असाधारण साल, और आखिर में 1951 में आजाद भारत ने अपनी पहली जनगणना की। अब जरा 1921 पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। इसे भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस साल? ये भारतीय जनगणना के इतिहास में पहली और आखिरी बार था जब देश की कुल आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी, और इसकी वजह बेहद दुखद थी। 1918 की भयानक इन्फ्लुएंजा महामारी, देश भर में फैले अकाल और दूसरी बीमारियां, और ऊपर से पहले विश्व युद्ध का असर, इन सब ने मिलकर एक विनाशकारी प्रभाव डाला। चलिए, अब इतिहास से निकलकर आज के भारत की तस्वीर देखते हैं, जो हमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों से मिलती है। ये हमारे पास सबसे ताज़ा और मुकम्मल डेटा है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 2011 में भारत की आधिकारिक आबादी थी 1.12 अरब। सोचिए, उस समय दुनिया की कुल आबादी का लगभग छठा हिस्सा। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। साक्षरता की बात करें तो कुल दर लगभग 74% थी। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वह है पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच का बड़ा अंतर। जहां पुरुष साक्षरता 82% थी, वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 65% के आसपास। और ये स्लाइड देखिए, ये देश के अंदर जनसंख्या घनत्व के जबरदस्त अंतर को दिखाती है। एक तरफ बिहार है, जहां हर वर्ग किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17। और दिल्ली को तो देखिए, वहां यह आंकड़ा 11,000 को भी पार कर जाता है। ये तथ्य भारत के पैमाने को समझने में बहुत मदद करता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक राज्य, उत्तर प्रदेश। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ इस एक राज्य के लिए योजना बनाना दुनिया के कई बड़े देशों के लिए योजना बनाने जैसा है। तो ये तो हुई 2011 के डेटा की बात। अब आगे क्या? अब हम जनगणना के भविष्य की ओर देखते हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना की जो कड़ी थी, वो 2021 में टूट गई, और इसका सीधा सा कारण था कोविड-19 महामारी और उससे जुड़ी चुनौतियां, जिसके चलते ये इतना जरूरी काम समय पर नहीं हो सका। अगली जनगणना, जिसके अब 2027 में होने की उम्मीद है, एक ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली है। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जहां डेटा एक मोबाइल ऐप के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, लगभग एक सदी के बाद, मतलब 1931 के बाद पहली बार इसमें जाति आधारित डेटा को फिर से शामिल किया जाएगा। और यही हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। जब इतने सटीक और इतने विस्तृत आंकड़े हमारे सामने होंगे, तो वो हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के बारे में कौन सी नई और अनकही कहानियां बताएंगे? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।